बारे में हमने जो परिजन उनकी माँ जो बोल रही थी, क्योंकि जब हम पहुंचे थे तो माँ का जो स्थिति था वो बात करने लायक नहीं था, क्योंकि उनके घर का जो एक चिराग था, जलता चिराग था, कि उस बच्ची के ऊपर ही पूरे घर का आस बैठा। जो रिपोर्ट हम लोगों ने देखा था उसमें से ही पूर्णतया साजिश लग रहा था कि इस लड़की की हत्या हुई। वो एविडेंस हो सकता नहीं, वो एविडेंस है। उस बच्ची से रिलेटेड हर चीज़, एक एक चीज़ एविडेंस है। वो एक कॉमन सेंस, एक आम आदमी, सड़क पे बैठा आदमी समझ सकता है। उसको ये लोग पीसी में बैठ के और साफ दिखाना चाह रहे हैं कि किस ढंग से वो कितना क्लीन है, स्लेट दिखा रहे हैं। लेकिन अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हीं के सामने आ गया। पुलिस तो सरकार का पार्ट है, और मुझे लगता है कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई तो इसको देख के कहीं ना कहीं सरकार के लोगों को बचाने की साजिश हो रही है। ये हॉस्टल के आड़ में दया व्यापार का रैकेट चलाते हैं, और पूर्णतया इसमें ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने शामिल किया हुआ है जिनकी पूरी की पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। चाहे वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलाने वाले नीलम अग्रवाल हों, श्रवण अग्रवाल हों, या उनके ही परिजन एक और हैं आशु अग्रवाल। उम्मीदें टूटी हैं, एक परिवार का सपना टूटा है। मूल रूप से जहानाबाद की बेटी असमय मौत का शिकार हो गई है। इसे साजिश कहें, संदिग्ध मौत कहें, या कुछ कहें, कई सवाल हैं। पुलिस भी कटघरे में है। इसी बीच हमारे साथ जहानाबाद के विधायक राहुल शर्मा जी हैं, जो इस मुद्दे से लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कौन से वो तथ्य हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस बिटिया की मौत के पीछे न केवल गहरी साजिश है, बल्कि पटना में हॉस्टल के नाम पर चल रहे धंधे का वो स्याह सच क्या है। क्या कुछ आपको जानकारी मिली, कैसे जो है ये मौत हुई? देखिए, 10 तारीख को हमें उनके परिजन से खबर आई कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो हमने उनके परिजनों से बात करके और पूछा कि अभी लड़की कहाँ है, तो उन्होंने बताया मैदान था। हमने कहा कि ठीक है, आप लोग सब कागज़ वगैरह लेके हमको बताइए, क्योंकि हम जहानाबाद हैं, हम कल आते हैं। 11 तारीख को हम गए, जानकारी मिली कि लड़की की मृत्यु हो गई है। हम लोग जहानाबाद एक कार्यक्रम है, तो हम लोग कार्यक्रम छोड़ के ही निकल गए, और वहाँ हमने देखा कि परिजन थे। हमने उनके सारे पास जो कागजात थे उनको देखा। फिर वहाँ से हमने एसएसपी को फ़ोन लगाया, उनसे बात नहीं हो पाई। फिर हमने डीजीपी से बात किया, उनसे बात करके हमने उनको सारी बातें बताई। उसके बाद इमीडिएट जो उनका पोस्टमार्टम होना था मेडिकल बोर्ड गठन के अंदर में, उसका उन्होंने ऑर्डर किया, क्योंकि हम लोग का एक प्राइमरी था कि फैक्ट हम लोग जान जाएं। जो एविडेंस है, जो प्राइमरी स्टेज पे था, उसका कलेक्शन पुलिस के द्वारा कर लिया जाए। इसलिए हम लोग चाहते थे कि शांति रूप से पहले से हम लोग एविडेंस उसको कलेक्ट करें, और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम की सारी क्रिया हुई। लेकिन पहली जो रिपोर्ट हम लोगों ने देखा था उसमें से ही पूर्णतया साजिश लग रहा था कि इस लड़की की हत्या हुई है। भले ही उस बच्ची ने, जो इस पूरे बिहार की बेटी है, 5 दिनों में अपना दम तोड़ा, लेकिन 5-6 तारीख को ही उसके साथ जो वारदात हुई थी। राहुल जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जो है पूरे बिहार को झकझोर रहा है। न केवल बिहार को, बल्कि देश के विभिन्न कोनों से भी लगातार इस बाबत बात की जा रही है। मीडिया सवाल उठा रहा है। पुलिस का जो जांच का अभी जो सिलसिला चल रहा है, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अगर आप पूरे जो सिस्टम, जो घटनाक्रम है, जैसे जो जानकारी अभी तक साझा की है उस परिवार ने कि 26 दिसंबर को वो जो है घर गई थी, 5 तारीख को वापस आती है, तो ये पूरा घटनाक्रम आपको जो रॉ फुट जो जानकारी मिली वो किस तरीके से मिली, और वो क्या है, वो घटनाक्रम है कैसे ये पूरी घटनाक्रम को जो है आगे बढ़ाया गया, क्या जानकारी आपको मिली? देखिए, हम लोग को तो घटना की जानकारी 10 को मिली थी, लेकिन हमने जब बात करके हम जब 11 को वहाँ पहुँचे, जब लड़की अपना दम तोड़ चुकी थी, तो उस समय हमको सारी जानकारी मिली। 26 तारीख को लड़की घर गई थी, 5 तारीख को वापस आई थी, 5 तारीख को शाम में वापस वो सहजानंद जी के क्लिनिक में उनका उस इलाज हुआ। उसके बाद वहाँ इलाज नहीं हो पाया, फिर वो प्रभात मेमोरियल में आए। प्रभात मेमोरियल में डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, वहीं से पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुआ, और फिर उसके बाद 10 तारीख को उसको मेदांता शिफ्ट किया गया, और 9 या 10 को उसको मेदांता शिफ्ट किया गया। क्रोनोलॉजी ऊपर नीचे हो माफ सकता कीजिएगा, है। यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ। प्रभात मेमोरियल में सहजानंद के, चूंकि देखिए वो इलाका जो है मुन्नाचक घनी आबादी का एरिया है, वहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। बच्ची 5 तारीख को वहाँ पहुँचती है। उसके साथ जो भी अभी कहना
अतिरेक होगा, लेकिन जो घटनाक्रम होता है उसके बाद वो सहजानंद जी के पास पहुंचती है। वहां से देखिए वो पूरा इलाका जो है डॉक्टर्स कॉलोनी, तमाम हॉस्पिटल हैं, लेकिन ये हॉस्टल वाले लोग जो हैं उस समय तक परिजन नहीं आए थे। ये प्रभात मेमोरियल लेके आते हैं जहां उनसे दुर्व्यवहार भी होता है, परिजनों से जो है गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जो महिला चिकित्सक हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके बयान के बाद ये पूरा घटनाक्रम कैसे बदला, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, इसके बारे में हमने जो परिजन, उनकी माँ जो बोल रही थी, क्योंकि जब हम पहुंचे थे तो माँ का जो स्थिति था वो बात करने लायक नहीं था, क्योंकि उनके घर का जो एक चिराग था, जलता चिराग था, कि उस बच्ची के ऊपर ही पूरे घर का आस बैठा हुआ था। वो लड़की इतनी मेधावी थी कि पिछली बार बिना ज़्यादा प्रिपरेशन का वो जहानाबाद में ही पढ़ाई करती थी और 426 मार्क्स उसने नीट में लाए। और इस बार परिवार को ही नहीं, सबको आशा था कि वो इस बार नीट क्रैक करेगी और एक अच्छे कॉलेज में उसका नामांकन भी हो जाएगा। तो इसलिए उस समय तो वो स्थिति नहीं थी कि हम उससे उस बारे में बात कर पाते, लेकिन जो उस समय प्राइमरी जो परिजनों से हमें जानकारी मिली, तो उसमें जरूर ये बात हमारे सामने आई थी कि नहीं, उनका इलाज पहले सहजानंद जी के क्लिनिक में किया गया, फिर प्रभात में किया गया। जब वहाँ से मामला नहीं संभला तो उनको मेदांता में बेहतर इलाज के लिए लाया गया। लेकिन इस पूरे दरमियान में जो उनके परिजनों ने बताया कि बच्ची ने कभी भी आँख नहीं खोला। जब वो प्रभात मेमोरियल में आई थी उस समय भी उसने आँख नहीं खोला, उस समय से वेंट सपोर्ट पे थी। जब मेदांता आई तब भी वो वेंट सपोर्ट पे ही थी। नहीं, इस दौरान जो है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का नाम बार बार जो है निकल कर सामने आ रहा है, डॉक्टर सतीश का। उनके बारे में बताया जा रहा है कि लड़की ने जो कपड़ा पहना हुआ था, चूंकि उसके साथ जो है प्रताड़ना, अब पोस्टमार्टम ने इस बात की भी लगभग पुष्टि कर दी है कि उसके साथ अत्याचार हुआ है, शारीरिक शोषण करने की कोशिश की गई। तो वो जो एविडेंस बन सकता था, वो कपड़े जो उस बच्ची ने पहन रखे थे, वो हमारी बेटी जो कपड़े उसने पहन रखे थे, वो कपड़े गायब कर दिए। तो ये जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो राजेंद्र नगर रोड नंबर 1 में है, उसकी भूमिका पे लगातार सवाल उठ रहा है। इसके बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो एविडेंस और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और परिजन इस बात को कह रहे थे कि कपड़े हमें नहीं दिए गए, बच्ची के जो तो कपड़े थे। ये देखिए, ये परिजन तो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए वो प्राइमा फेसिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सबूत हो सकता है। उस पर जो है अगर किसी के साथ भी जो है अत्याचार की कोशिश की जाती है, या उसके साथ कहते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन जो बलात्कार की कोशिश की गई है, जो पोस्टमार्टम जिस तरीके इंडिकेट कर रहा है, तो वो प्राइमरी फेसिया बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता है। नहीं, वो गायब कर दिया गया। नहीं, बिल्कुल वो एविडेंस हो सकता नहीं, वो एविडेंस है। उस बच्ची से रिलेटेड हर चीज़, एक एक चीज़ एविडेंस है। और अगर 6 तारीख से लेकर अगर 11 तारीख तक पुलिस ने अगर जिस कमरे में वो रह रही थी, अगर उसको सील नहीं किया, तो वो भी एविडेंस के साथ टेम्पर किया जा रहा है। तो एविडेंस तो हर चीज़ है। उसके जो डिजिटल रिकॉर्ड से लेके, कपड़े से लेके, उसके कमरे से लेके, एवरीथिंग जो भी है, वो डिजिटल रिकॉर्ड जो उतने हैं, वो सारा एविडेंस का पार्ट है। और जब भी इन्वेस्टिगेशन हो तो इसके बिना इन्वेस्टिगेशन पूर्ण नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो भी पुलिस पदाधिकारी, सीनियर वरीय पुलिस पदाधिकारी इस पर कमेंट कर रहे थे, उनको वेट करना चाहिए था। हम लोग भी थे, हमारे पास भी सारी जानकारी थी, लेकिन हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया। हमने देखा कि नहीं, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीज़ें आ जाए। जो डॉक्टर हैं, हम तो उसके एक्सपर्ट हैं नहीं, लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर जब अपनी बात को कह दें तब उन बातों पे हम आए। क्योंकि जब बढ़िया पुलिस पदाधिकारी इस तरह से बयान दे देते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वो पुलिस जो अमूमन छोटी से छोटी घटना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहती है, इस मामले में जो है एक्सपर्ट बन जाती है, खुद ही घोषित कर देती है। और देखिए उनके मामा जो आर्मी में हैं, जो दिवंगत बच्ची है उसके मामा जो हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 90 जो है स्लीपिंग पिल्स जो है, नींद की दवाइयां खिलाने की जो बात हो रही है, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के कैसे मिल सकता है, और वो बच्ची को कैसे ये मिल गया? तमाम ये सवाल हैं। और दूसरी चीज़ है, पुलिस जो है एक्सपर्ट बन जाती है कि नहीं, उसके साथ कोई जो है स्क्रैचेस नहीं है, शरीर के बारे में भी बताती है, एएसपी अपना बयान देते हैं। उसके बाद जब विरोध होता है तो सच को सामने न आने के लिए, अब बताइए वो लोग जो सच के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन पे एफआईआर हो जाता है। ये पुलिस का दबाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, पुलिस तो सरकार का पार्ट है, और मुझे लगता है कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई, तो इसको देख के कहीं ना कहीं सरकार के लोगों को बचाने की साजिश हो रही है। और उसी साजिश में पुलिस भी अब पार्टी बन चुकी है। सरकार में बैठे लोग, चाहे जो भी व्यक्ति हो, वो सारे लोग इसमें पार्टी हैं। वो दबाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की जो घटना हुई है उसके बाद उनका नेम फेम खराब ना हो,
तो उसको बचाने के लिए, सरकार की छवि को बचाने के लिए जो वरीय पुलिस पदाधिकारी है उन्होंने एक ऐसी गलती की है जो उनको कम से कम खुद के अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए था। पिल्स के बारे में उन्होंने बात कही, तो क्या पिल्स किसी ने खिला नहीं दिया? क्या ज़बरदस्ती उसके साथ हुई? सेकेंड चीज़, उन्होंने कहा कि उसके सर्च हिस्ट्री में, तो क्या मेरा मोबाइल है कि आप सर्च नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर हर सकते, तरह की बिल्कुल बात कर है। सकते हैं। हर तरह की बात है, तो पुलिस को बयान देने से पहले, क्योंकि पुलिस को ओपन माइंड के साथ जाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने पहले ही अपने आप को इसमें पार्टी मान लिया सरकार को बचाने के लिए। और पूरी तरीके से ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है अभी तक जो चला है, हमें लगता है कि नहीं, बिहार में जो काबिल पुलिस अफसरान हैं, जो पुराने ढंग से अच्छे से काम करते रहे हैं, वो इसमें अच्छे से काम करने के प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, सरकार को बचाने के लिए, सरकार के छवि को बचाने के लिए एक बच्ची की जो हत्या हुई है उसको ये लोग कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक चीज़ और है, इस पूरे जो है आपके घटनाक्रम में अगर हम देखें तो क्रोनोलॉजी को समझे तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहां ये पूरी जो है घटनाक्रम का जड़ और कह सकते हैं शुरुआत वहीं से हुई है, एक कमरे से होती है। तो सुशासन के दौर में शंभू गर्ल्स हॉस्टल का इतिहास जो है वो नीलम अग्रवाल से शुरू होता है, श्रवण तक आता है। तो इसके बाबत जो है आपको जो जानकारी मिली है, परिजनों से आपने बात की है, साथ ही उन लोगों से भी बात की है जो इस मुद्दे में और इंसाफ की लड़ाई में लगातार जो है शामिल है, उनसे क्या पता चला? शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है मुन्नाचक में चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत है, इसके बाबत क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? देखिए, हमने तो खैर जो वरीय लोग हैं उनको भी इस बारे में जानकारी दी है, लेकिन मुझे ये जानकारी मिली है कि ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो संचालक लोग हैं, ये हॉस्टल के आड़ में दया व्यापार का रैकेट चलाते हैं और पूर्णतया इसमें ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने शामिल किया हुआ है जिनकी पूरी की पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, चाहे वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलाने वाले नीलम अग्रवाल हों, श्रवण अग्रवाल हों, या उनके ही परिजन एक और हैं आशु अग्रवाल। आशु अग्रवाल के बारे में बताया जाता है कि नीलम से उनका कुछ रिश्ता है। हाँ, मतलब जैसा हमें जानकारी मिली है कि उनके वो बेटे हैं और श्रवण अग्रवाल के शायद सौतेले बेटे हैं। पता नहीं, हम लोग को भी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है हमें अभी, क्योंकि हम लोग भी तो पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक में रहते हुए जो लोगों में आक्रोश है, हर कोई अलग अलग इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको दे। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि वो इसकी जांच नहीं कर सकते हैं तो वो जो दूसरी एजेंसी है उनको जांच दे दे। लेकिन मुझे जिस ढंग से बिहार में जो प्रशासन है, जो सरकार है और जो पुलिस व्यवस्था है जो चल रही है, कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को ये लोग लीपापोती में लगे हुए हैं। जो ये इंसाफ की लड़ाई है उसको लीपापोती कर कर समाप्त करने की कोशिश है और इसे महज जो है एक आत्महत्या के तौर पे प्रचारित करने की कोशिश क्या इसी वजह से की गई थी कि इसको जो है एक तरीके से लीपापोती कर दी जाए? क्योंकि ये जानकारी वहाँ के लोकल लोगों से मिल रही है कि उस हॉस्टल में के आसपास जो है रात के समय लंबी लंबी गाड़ियाँ आती थी और कई दलों के झंडे भी लगे होते थे। और ये श्रवण अग्रवाल जो हॉस्टल के संचालक हैं, नीलम अग्रवाल जो संचालिका हैं, उनके आप कह सकते हैं उनका पास्ट बड़ा दागदार रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सोशियो पॉलिटिकल इशू है जिसको ढांपने की कोशिश कर रही है, जैसे मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस कांड हुआ था? आप विपक्ष में हैं, इसको बेहतर ढंग से बता सकते हैं। नहीं, देखिए, मैंने पहले बार में ही कहा, ये पूरी घटना में सरकार पार्टी है, पूरी घटना में सरकार पार्टी है और सरकार के संरक्षण में या सरकार के जो जुड़े लोग हैं उनके संरक्षण में ही इतनी बड़ी घटना अंजाम दी जा रही है। और तभी इतने वरीय पदाधिकारी भी बिना साक्ष्य को और तथ्यों को जाने हुए सीधे बैठ के पीसी कर दे रहे हैं। जो एक कॉमन सेंस एक आम आदमी, सड़क पे बैठा आदमी समझ सकता है, उसको ये लोग पीसी में बैठ के और साफ दिखाना चाह रहे हैं कि किस ढंग से वो कितना क्लीन है, स्लेट दिखा रहे हैं। लेकिन अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हीं के सामने आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ क्लीन है नहीं, हर चीज़ पे अब प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो इसमें तो अब पुलिस के जो कार्य हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि आपने इतनी जल्दी में जो बयान दिया और आपने डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की, तो इन सारे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा है, आखिर उस बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा?
ये थे हमारे साथ जहानाबाद के आरजेडी से विधायक राहुल शर्मा। बहुत स्पष्ट तरीके से इन्होंने कई सवाल उठाए हैं जिसका जवाब हर आमो खास जानना चाहता है। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। इंसाफ की इस जंग में आप हमारे साथ बने रहें।